हेलो 10th क्लास। आपका 18 चैप्टर मूल्य वृद्धि और ग्राहक जागृति, जिसका पार्ट 2 हम अभी पढ़ेंगे। मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, यानी कि मूल्य वृद्धि को हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। अर्थतंत्र में कुल खर्च लगातार बढ़ता रहता है, लेकिन चीज, वस्तुओं, सेवाओं का उत्पादन उसी अनुपात में नहीं बढ़ता, जिससे मूल्य वृद्धि होती है। अब मूल्य वृद्धि नियंत्रण के लिए सरकार कदम उठाती है। पहला है वित्तीय कदम। भारत की मध्यस्थ बैंक अर्थव्यवस्था में से वित्त की आपूर्ति कम कर देती है। मतलब कि जो हमारा पैसा होता है उसमें से आप पैसा देना कम कर देती है, जिससे लोगों के उपयोगी वस्तुओं पर वित्तीय खर्च की वृद्धि पर अंकुश लग जाता है। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो अपने चीजें खरीदना कम करेंगे। इससे वस्तुओं की मांग घट जाएगी, फिर लोग इतनी मांग नहीं करेंगे, मूल्य घट जाएंगे। दूसरा है मध्यस्थ बैंक द्वारा ऋण नीति में ब्याज दर ऊंची की जाती। यदि आप लोन ले रहे हो तो फिर ब्याज की दर क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इससे आप लोन भी नहीं ले पाओगे। इससे लोन या ऋण महंगा होने से आवश्यक पूंजी निवेश या सट्टाकीय निवेश बंद हो जाता है। दूसरी तरफ ब्याज की दर बढ़ने से लोगों की बचत वृद्धि होती है और डिपॉजिट में विविध बचतों में निवेश बढ़ता है। इस प्रकार फंड प्राप्ति के अभाव से संग्रहखोरी, सट्टाखोरी बंद होती है और नफाखोरी पर भी अंकुश लगता है। थर्ड है बैंक दर में वृद्धि होने पर बैंकों को ऋण दर बढ़ानी पड़ती है, जिससे ऋण की मात्रा घटती है, क्योंकि फिर लोग कम ऋण लेंगे। फिर ब्याज दर बढ़ने पर सट्टाखोरी में से अतिरिक्त वित्त खींचकर अर्थव्यवस्था के में बचत के रूप में वापस लोग बैंकों में जमा कराने लगते हैं, जिससे पूंजी सर्जन की दर बढ़ती है। फिर नए धंधे रोजगार भी खुलते हैं। बैंकों की नकद आरक्षित मात्रा में वृद्धि होने से व्यापारी बैंकों की साख पर नियंत्रण लगता है, कर्ज कम हो जाता है। खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करके व्यापारी बैंकों के और लोगों के नकद आरक्षण में कमी आती है। लोगों के पास वित्त की आपूर्ति घटने से, उपयोग खर्च घटने से मूल्य पर क्या लगता है, अंकुश लगता है और बैंक के पास पैसा इकट्ठा हो जाता है। दूसरा कदम है राजकोषीय कदम। राजकोषीय नीति अर्थात सरकार की सार्वजनिक आय व्यय की नीति, कर और सार्वजनिक ऋण की नीति। सरकार जितना संभव हो वहां तक अपने खर्च में कमी करके, देश के कुल खर्च में कमी करके वित्त की आपूर्ति घटाती है। जिन योजनाओं पर अधिक मात्रा में खर्च होता हो और तात्कालिक व लाभदायक न हो तो ऐसी योजनाओं को स्थगित करती है। प्रशासनिक खर्च में मितव्ययता और अनावश्यक खर्चों में कमी करती है। मतलब जो अधिकारी लोग जाना आना करते हैं उन पर भी रोक लगाती है। कर की नीति के अधीन सरकार मूल्य बढ़ने पर लोगों के पास व्यय करने योग्य रकम की आपूर्ति घटे, इस उद्देश्य से चालू करों में वृद्धि करती है। फिर टैक्स बढ़ा देती है। आयकर, कंपनी, संपत्ति कर आदि बढ़ाए जाते हैं। निर्यात पर भी नियंत्रण लगाया जाता है और आयातों पर ही अधिक मात्रा में कस्टम्स ड्यूटी लगाकर आयातित वस्तुएं महंगी होने से आयात घटती है। सार्वजनिक ऋण की नीति के अनुसार सरकार लोन देकर अथवा अनिवार्य बचत योजना जैसी स्कीम लाकर समाज में होने वाले कुल खर्च को सीमित करने का प्रयास करती है। बचतों को प्रोत्साहन देने के विविध प्रोत्साहकीय कदम उठाती है। सार्वजनिक करों की मात्रा घटाती है। सरकारी सब्सिडी रूप मदद में कमी करके प्रत्यक्ष करों की मात्रा और क्षेत्र बढ़ाकर धनिक वर्ग की उपभोग की वस्तुएं पर ऊंची दर से कर लगाकर उनका उत्पादन घटाती है और आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाती है। इस प्रकार इन कदमों के माध्यम से आय की मात्रा घटेगी, जिससे वस्तुओं की मांग घटेगी और अंत में मूल्य में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, मूल्य वृद्धि में कमी हो जाएगी। थर्ड है पूंजी निवेश पर अंकुश। अनावश्यक मौज शौक की वस्तुओं के पीछे जो पूंजी निवेश घटे, हम लोग खरीदारी करते हैं ना अपने शौक के लिए, उसमें हम पैसा लगाना कम कर सके, इसके लिए लाइसेंस या परवाना अनुमति पद्धति लागू करती है और उत्पादकीय स्वरूप के कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन बढ़े, ऐसे पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देती है। सट्टाकीय पूंजी निवेश घटे, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़े, उत्पादन शक्ति बढ़े, ऐसे प्रोत्साहक कदम उठाने चाहिए। ब्याज की दर बढ़ाकर बचत प्रवृत्ति को उत्तेजित करके पूंजी सर्जन बढ़े, ऐसे प्रयत्न
करने पड़ेंगे। फिर मूल्य नियंत्रण और मात्रा नियंत्रण। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था द्वारा मूल्य वृद्धि पर अंकुश रखने की व्यूह रचना का एक कदम सार्वजनिक वितरण व्यवस्था है, जो भारत में 1977 से लागू की गई है। सार्वजनिक मतलब सरकार के द्वारा वितरण व्यवस्था, जिसका उद्देश्य समाज के निम्न आय समूहों को और गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन जीने वाले गरीब रेखा के ऊपर कम आय वाले लोगों को आवश्यक चीज वस्तुएं उचित मूल्य पर मिले। तो आपको पता है क्या खोली गई? उचित मूल्य की दुकान। वर्तमान में देश में लगभग 4.92 लाख उचित मूल्य की दुकानें हैं। इन दुकानों में बिकने वाली वस्तुओं का भाव खुले बाजार की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। वास्तविक भाव और सार्वजनिक वितरण के बाजार के भाव का अंतर सरकार चुकाती है। इस रकम को हम सब्सिडी कहते हैं। कृत्रिम कमी, संग्रहखोरी और कालाबाजारी में मनचाहे मूल्य बढ़ाने की परिस्थिति में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों के जीवन स्तर को टिकाए रखने में ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली आशीर्वाद स्वरूप बनी है, जो मूल्य वृद्धि को अंकुश में रखती है। इस व्यवस्था की सफलता का आधार अनाज वितरण और वितरण की व्यवस्था के लिए कुशल और कार्यक्षम प्रशासनिक तंत्र, पारदर्शी प्रशासन और प्रामाणिक दुकानदारों पर होता है। 5वां है मूल्य निर्धारण तंत्र। संग्रहखोरी, चट्टाखोरी को नियंत्रण में लाने के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को उचित स्तर पर टिकाए रखने के लिए तथा वह बाजार में आसानी से मिलती रहे, इसके लिए सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का कार्य करती है। व्यापारियों से उसी निर्धारित मूल्य पर बाजार में वस्तु बेचने का आग्रह करती है। सरकार मूल्य स्तर को स्थिर रखने के लिए आवश्यक चीज वस्तु धारा 1955 अमल में ले आई है, जो व्यापारी सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों के आधार पर अपना माल सामान नहीं बेचते, उनके विरुद्ध इस धारा के आधार पर कार्यवाही करके उनको दंड दिया जाता है। संग्रहखोरों, कालाबाजारी, चट्टाखोरों के विरुद्ध अभियान स्वरूप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट पासा के अध्ययन आवश्यकता पड़े तो कानूनी रूप से गिरफ्तारी भी की जाती है। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए व्यापारियों के गोदामों में रखी चीज वस्तुओं के जत्थे का नियमन, चेकिंग, स्टॉक पत्रक, भाव पत्रक को रोकने के प्रयास किए गए। सरकार ने अब तक प्याज, कपास, सीमेंट, खाद्य तेल, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन, चीनी, एल्यूमिनियम, लोहा फौलाद, रेलवे किराया आदि के मूल्य निर्धारण तंत्र के आधार पर निश्चित किए हैं, जो सरकार के द्वारा फिक्स किए गए। कुछ जीवन रक्षक दवाओं के मूल्य भी इसके अंतर्गत निश्चित किए गए और मूल्य वृद्धि को रोका गया। इस प्रकार मूल्य वृद्धि को रोकने के उपाय एक दूसरे से स्वतंत्र है, अलग नहीं है, परंतु परस्पर आधारित है, जिसे चिटपुट एक दो कदम उठाने के बदले सर्वग्राही कदम उठाए जाएंगे तो ही निर्धारित परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे। ओके, तो ये थे मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। अब ग्राहक जागृति, यानी कि कस्टमर को भी जागृत होना चाहिए। जैसे जागो ग्राहक जागो, ये देखो इसका लोगो सन बना हुआ है। आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तरह से ग्राहक है, क्योंकि हम सब लोग कुछ न कुछ हमेशा ही खरीदते रहते। बाजार में समान लक्षणों वाली और अनेक ब्रांड की असंख्य वस्तुएं मिलती है। वस्तु की विविधता और विकल्पों वाली अनेक उपयोग वाली वस्तुओं के संबंध में निरक्षर और अनजान ग्राहकों को संपूर्ण ज्ञान या जानकारी नहीं होती है। उत्पादक और ग्राहक के बीच अनेक बिचौलिए होने से ग्राहकों का विविध रूप से क्या होता है? शोषण। ग्राहक जो वस्तु, सेवा, माल, वित्त या उसके बदले में खरीदे वह निश्चित गुणवत्ता, वजन और उचित मूल्य पर प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था को ग्राहक सुरक्षा कहते हैं। कि मतलब हम जो खरीदना चाहते हैं उसका भाव, तोल सब एकदम निश्चित होना चाहिए, तो हम ठगे नहीं जाएंगे। इसका यही नहीं, खाली माल ही नहीं, जैसे आप घर भी लेते हो, कपड़े भी लेते हो, एनीथिंग, गोल्ड के आइटम, उसमें जब जहाँ पे भी आपके साथ ठगी होती है तो फिर वो कहलाती है ना ग्राहक सुरक्षा। ये ग्राहक जागृति का अभियान है। ग्राहक जागृति के संबंध में अमेरिका में राल्फ नाडरे ने ग्राहकवाद
का आंदोलन शुरू किया था। अमेरिका में किसने किया था? राल्फ नाडरे ने। अंडरलाइन कर लो। इसलिए वे ग्राहक आंदोलन के जन्मदाता कहलाए। ग्राहक का विविध प्रकार में होने वाला शोषण, यानी कि ग्राहक कैसे कैसे शोषित होता है वो देखो। उत्पादकों या व्यापारियों द्वारा ग्राहकों का विविध प्रकार से शोषण होता है, जो निम्नानुसार है। ग्राहक को पैकिंग पर लिखे से कम वजन देकर, मतलब इतना केजी है लेकिन उससे भी कम होता है। हल्की, कमयुक्त या नकली वस्तु, माल या सेवा देकर, छपी हुई कीमत से अधिक कीमत वसूल कर ग्राहक के स्वास्थ्य को हानि हो ऐसी मिलावट वस्तुओं को बिक्री करके, बिक्री के बाद असंतोषजनक सेवाएं, निर्धारित शर्तों या मानदंड के अनुसार निर्माण कार्य नहीं, चीज वस्तु और सेवा की पूर्ति न करके, बैंक, बीमा, टेलीफोन, डॉक्टरी सेवा या सेवा में लापरवाही युक्त व्यवहार, ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार या मानहानि हो ऐसा विक्रेता या व्यापारी द्वारा व्यवहार हो, लुभावने भ्रामक विज्ञापनों द्वारा वस्तुओं की सही पसंदगी में ग्राहक के साथ धोखाधड़ी होने के कारण, भ्रष्ट क्रियाकलाप विक्रयकर्ता द्वारा वस्तु का विक्रय जिससे ग्राहकों को शारीरिक और मानसिक नुकसान भोगना पड़े, इस प्रकार के नकली माल सामान बेचकर तथा कृत्रिम कमी उत्पन्न करके, अपूर्ण जानकारी देके ग्राहक का शोषण होता है। ये सब शोषण करने के तरीके थे। अब ग्राहक के शोषण के कारण क्या है? ग्राहक स्वयं जवाबदार, क्योंकि उनको मतलब ग्राहक कैसे स्वयं जवाबदार होकर देखना। अज्ञानता, जागृति का अभाव, निरक्षरता, संगठित होकर विरोध प्रदर्शित करने की वृत्ति का अभाव, नुकसान या शोषण के विरुद्ध कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी और वृत्ति का अभाव और उससे संबंधित उचित जानकारी के अभाव के कारण व्यापारिक, उत्पादक, नियोजक द्वारा ग्राहकों का विविध प्रकार से शोषण करके उनका अनुचित लाभ उठाया जाता है। फिर मर्यादित जानकारी। पूंजीवादी अर्थतंत्र में उपभोक्तावादी सोच रखने वाले निर्माता और विक्रेता किसी भी चीज, वस्तु या सेवा की जितनी चाहे उतने प्रमाण में उत्पादन और बिक्री करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब वो जितना बेचना चाहे बेच सकते हैं, ठीक है। उसके उत्पादन के मापदंडों, मूल्य और गुणवत्ता नियमन के संबंध में कोई विशेष नियम नहीं है। मतलब कि कितना रेट फिक्स रखना है और ऐसा कोई भी नियम नहीं है। जहाँ है वहाँ सख्त नियमों का पालन नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में ग्राहकों को चीज वस्तुओं के उपयोग संबंधी सही जानकारी, सूचना या ज्ञान का अभाव, वस्तु के उपभोग संबंधी सही प्रशिक्षण न मिलने के कारण गुणवत्ता की रखरखाव और उपयोग के तरीके और बिक्री के बाद की सेवाएं, वारंटी और गारंटी जैसी जानकारी के अर्थ घटन के संबंध में खरीदी के समय ग्राहक को पूर्ण जानकारी नहीं दी जाती है। इस प्रकार मर्यादित जानकारी मिलने के कारण ग्राहक सही खरीदी में समझदारी के अभाव से भूल कर बैठता है। फिर मर्यादित आपूर्ति। जब वस्तु और सेवाओं की मांग के सामने पर्याप्त मात्रा में उसकी आपूर्ति नहीं होती, मतलब हम जितना मांगे उतना हमें ना मिले, तब कृत्रिम कमी सर्जित होती है। इस प्रकार व्यापारिक उत्पादकों द्वारा संग्रहखोरी, सट्टाबाजी, धोखा या प्राकृतिक आपदा और जैसे कारणों से कमी उत्पन्न होती है। ग्राहक से ऐसी परिस्थितियों में अधिक मूल्य वसूल करके अनुचित लाभ उठाया जाता है, क्योंकि हमें जो चीज चाहिए वो तो चाहिए, तब जब लेने जाते तो उसका मूल्य वो दुगुना कर देते। इस प्रकार बाजार में वस्तुओं को अपर्याप्त आपूर्ति भी ग्राहक शोषण का कारण बनती है। फिर है मर्यादित स्पर्धा। जब कोई एक ही उत्पादक या उत्पादक समूह किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में और वितरण में एकाधिकार रखता हो, तब उत्पादक ऐसी मर्यादित या एकाधिकार वाले बाजार में अन्य विकल्पों के अभाव से ग्राहकों का विविध प्रकार से शोषण करता है, कमयुक्त सेवा और हल्का माल सामान का विक्रय करता है। ग्राहक सुरक्षा क्षेत्र, ग्राहक जागृति। अब ग्राहकों को कैसे जागृत करना है? ग्राहकों के विविध प्रकार से होने वाले शोषण को रोकने और ग्राहकों के अधिकार और हितों की रक्षा करने तथा उन्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। सर्वप्रथम भारत में ग्राहकों के रक्षण के संबंध में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उद्योगों और व्यापारों द्वारा ग्राहकों के साथ किए जाने वाले, सबसे पहले जब चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके गुरु थे कौटिल्य, चाणक्य, उनकी अर्थशास्त्र थी, उसके अंदर भी
उद्योगों और व्यापारों द्वारा ग्राहकों के साथ जो दुर्व्यवहार और शोषण होता था उसका उल्लेख उसमें मिलता है, जिसमें मापतोल और मिलावट या बनावटी जैसे आपराधिक व्यापारी पद्धतियों के बदले दंड देने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन फ्रैंकलिन केनेडी ने अमेरिका की संसद में 15 मार्च 1962 के दिन ग्राहकों को 4 अधिकार दिए और ग्राहकों के मंतव्यों को सुना नहीं जाता है, इसके लिए वहता प्रकट की। अंडरलाइन कर लेना, कब? 15 मार्च 1962 को। कंज्यूमर्स इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने तारीख 15 मार्च 1983 के दिन ग्राहकों के 4 अधिकारों को दर्शाती हुई घोषणा की थी, जिसके कारण विश्व में प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व ग्राहक अधिकार दिवस मनाया था। उपभोक्ता डे 15 मार्च को। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी तारीख 16 अप्रैल 1985 की सभा में यूनाइटेड नेशन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन के कानून में ग्राहकों के मूलभूत 8 अधिकार घोषित किए और उसके अनुसार विश्व के देशों में अपने देशों के ग्राहकों के लिए अधिकार और उनके हितों के संरक्षण के लिए प्रभावी कानून ढांचा बनाने की सिफारिश की। उसके अनुसार भारतीय संसद ने राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 1986, जिसे राष्ट्रपति ने तारीख 24 दिसंबर 1986 के दिन हस्ताक्षर करके मंजूरी प्रदान कर दी, जिसके कारण भारत में प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता, जो भी आने वाला है। मतलब हमारे यहाँ पे 24 दिसंबर को, और ऐसे विश्व में विश्व ग्राहक दिवस कब मनाया जाता? 15 मार्च को। गुजरात सरकार ने दिनांक 18 फरवरी 1988 के दिन गुजरात सुरक्षा अधिनियम 1988 लागू किया, जिसके अनुसार ग्राहक सुरक्षा की कानूनी कार्रवाई राज्य में लागू की गई। गुजरात सरकार ने 18 फरवरी को। भारत में ग्राहक सुरक्षा धारा में 1993 और 2002 में कुछ महत्वपूर्ण सुधार लागू किए और वर्षों पुराने कानूनों के समयानुसार परिवर्तन करने की भावना लोगों में उत्पन्न हुई। ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 1986 की अनेक व्यवस्थाओं में से मुख्य और महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के विषय में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्राहक अधिकार का कानून। भारत में सामाजिक आर्थिक कानून के इतिहास में ग्राहक सुरक्षा अधिनियम 1986 एक सीमा चिन्ह के रूप में और लोकोपयोगी कानून है। ये ग्राहकों के अधिकारों तथा ग्राहकों के हितों की रक्षा के संदर्भ में बनाया गया सबसे अधिक प्रगतिशील और सर्वग्राही कानून है, जो निम्नानुसार अनेक व्यवस्था करता है, जिनकी जानकारी यहाँ पे है। जैसे ग्राहक सेवा संबंधी, इस कानून के तहत व्यापारी माल या सेवा के संदर्भ में ग्राहक की परिभाषा, मतलब ग्राहक किसे कहते हैं, कस्टमर हम किसे कहेंगे, ठीक है। माल के संदर्भ में ग्राहक अर्थात जिसे कानून का रक्षण है, इसके लिए नीचे दर्शाया कोई भी व्यक्ति। यदि कोई भी व्यक्ति चीज, वस्तु, माल या सेवा को पैसे देकर अथवा एवज के बदले में खरीदी करे अथवा वस्तु या सेवा देने के बदले में कीमत चुकाने की व्यक्ति गारंटी देकर अथवा कुछ कीमत चुका दे और बाकी रकम चुकाने का वचन देकर वह वस्तु या सेवा प्राप्त करता हो, वह व्यक्ति हफ्तों में चुकाकर अथवा किराए पर खरीदने की पद्धति द्वारा कोई माल सामान कीमत चुकाकर खरीदे अथवा सेवा किराए पर रखे अथवा सेवा प्राप्त करे और उस माल सामान को व्यक्ति या उसकी कोई भी व्यक्ति उपयोग करे या सेवा का लाभ प्राप्त करता हो, वह व्यक्ति ग्राहक है। मतलब पैसे देकर या पैसे देकर देने का वचन देकर कोई भी वस्तु खरीदे, परंतु यदि कोई भी व्यक्ति खरीदे गए माल की फिर से बिक्री अथवा धंधा के या वाणिज्य के उद्देश्य के लिए ऐसा माल सामान प्राप्त करता हो या किसी व्यक्तिगत करार के अधीन सेवा प्राप्त की गई हो, तो ऐसी सेवाओं का समावेश कानून में नहीं होता हो, वे रक्षण के पात्र नहीं है। इस प्रकार इस कानून का उद्देश्य ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता युक्त विविध वस्तु या सेवा प्राप्त हो तथा ग्राहकों के हितों का रक्षण हो वह देखना है। इस कानून की व्यवस्था के अनुसार माल या सेवा की गुणवत्ता, प्रकार तथा करार के अनुसार प्रचलित कानून के अनुसार सेवा देने की पद्धति के विरुद्ध सेवा में कमी पाई जाए या हल्की लगे या माल कम गुणवत्ता वाला
कमी युक्त हो तो ग्राहक कानून के अधीन शिकायत कर सकता है। दूसरा है ग्राहकों के अधिकार यानी हक क्या क्या है। बाजार में मिलने वाली वैविध्यपूर्ण अनेक वस्तुओं की जानकारी के अभाव में ग्राहक सही वस्तु की पसंदगी में भूल करता है और अपने द्वारा खर्च किए गए धन का पर्याप्त बदला प्राप्त नहीं कर सकता, जिसका धन व्यर्थ जाता है और स्वयं ठगे जाने का अफसोस करता है। हल्की गुणवत्ता वाली बनावटी, मिलावटी, नीची गुणवत्ता की खाद्य वस्तुएं खरीदकर अनेक रोगों को आमंत्रण देता है, जिससे स्वास्थ्य को नुकसान होता है। कम तोलमाप, मिलावट और बनावटी ठगी, कीमतों में लूटपाट, भ्रष्टाचार जैसी अनैतिकता से समाज का नैतिक स्तर गिरता है। उत्पादक व्यापारी दोनों अपनी उत्पादित वस्तुओं के मूल्य संग्रह प्रवृत्ति में एकरूपता और पारदर्शिता रखे, इसके लिए कानून में व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं से ग्राहक जागृत बनता है। वह धोखाधड़ी के विविध तरीके, गलत पद्धतियों के विरुद्ध लड़ाई किस तरह से लड़ सके, उससे संबंधित शिक्षण और विविध उपयोगी जानकारी देने के कई अधिकार की इस कानून में व्यवस्था की गई है। इन अधिकारों का रक्षण करना ग्राहक जागृति का मुख्य उद्देश्य है। कानून के अंतर्गत ग्राहकों को 6 अधिकार दिए गए। पहला है सलामती का अधिकार। यदि उत्पादन प्रक्रिया के अंत में चीज, वस्तु या सेवाओं से ग्राहक की जान का खतरा हो या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो तो उसके विरुद्ध रक्षण या सुरक्षा प्राप्त करने का ग्राहक को अधिकार। यदि आपने कोई चीज, वस्तु खरीदी और आप उससे बीमार हो गए तो आपको सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इस अधिकार द्वारा भौतिक, पर्यावरण की सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता की सलामती प्राप्त करता है। दूसरा है जानकारी प्राप्त करने का। आपको हर चीज की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। आप दुकानदार से 10 सवाल कर सकते हो। इसकी पैकिंग की डेट क्या है, कब एक्सपायर होगा, कितने का है, ये सब कुछ है ना। ग्राहक को चीज, वस्तु की गुणवत्ता, जत्ता, क्षमता, शुद्धता, स्तर, उपभोग, कीमत आदि बातों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वो बाजार में व्यापारी का अयोग्य रीतियों और भ्रष्ट तरीकों से बच सके। इस जानकारी प्राप्त करने के अधिकार द्वारा ग्राहक अधिकार युक्त और जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है। ग्राहक को जानकारी लेबल से, पैकिंग से, सार्वजनिक खबर, मूल्य पत्रों, सरकारी सार्वजनिक खबरों और लेखों से मिलती इन सब चीजों से वह अपनी जानकारी प्राप्त कर लेता है। फिर पसंदगी करने का अधिकार, यानी कि अपनी पसंद की चीज लेने का अधिकार भी आपको है। वैविध्यपूर्ण और असंख्य वस्तुएं, प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता वाली वस्तुओं में से अधिकतम लाभ मिले, इस तरह अपनी पसंद की वस्तु या सेवा की खरीदी करने का अधिकार है। पसंदगी का अधिकार अर्थात ग्राहक को वस्तु उचित कीमत पर संतोषप्रद सेवा और गुणवत्ता का विश्वास दिलाता है। विविध प्रकार के